नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं। युवा नेतृत्व, एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, युवा सांसद और बेहद मुखर नेता चिराग पासवान, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने राजनीति में, आपकी उम्र थोड़ी कम है, लेकिन आप मुद्दों पर बड़े बेबाक रहे। खासकर SC/ST एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके खिलाफ आपने दलित आवाज़ को बुलंद की और सरकार भी दबाव में आ गई। आपने तो अल्टीमेटम तक दे दिया था। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी की कुछ नीतियां हैं, पार्टी की कुछ पॉलिसीज़ हैं और हम लोग किसी भी अलायंस में रहे। अगर आप 2014 के भी अगर आप चुनाव के दौरान अगर आप देखें, जब ये अलायंस शिफ्ट हो रहा था, हम लोग यूपीए छोड़कर जब एनडीए में हम लोग आए, तो उस वक्त भी मैंने हर बार कैटेगोरिकली इस बात को कहा था कि हमारा अलायंस मुद्दों के आधार पर है, इशू बेस्ड हमारा अलायंस है और हमारी पार्टी के अपने कुछ मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, जिसमें से ये सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक था। अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए विषय, उनसे जुड़े हुए कानून के ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये हमारी प्रमुखता से हम लोगों ने अपने इन इशूज़ को उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के सामने हम लोगों ने रखा था। पर जिस तरीके से 20 मार्च को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए, जिसने इस कानून को पूरी तरीके से दंतहीन कर दिया, पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया। ये कानून 1989 से ऐसे ही चलता आ रहा है। इशू तब आया जबकि 20 मार्च को उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पर चेंजेस किए गए, जिसको लेकर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम लोगों के बीच में बहुत बेचैनी थी। इसीलिए मैंने सरकार से मांग की। सबसे पहले तो हम ही लोगों ने रिव्यू पिटीशन इसमें दाखिल किया। मैंने खुद अपनी पार्टी की तरफ से रिव्यू पिटीशन इसमें फाइल किया था और उसके बाद हम लोगों की मांग थी सरकार से कि जल्द से जल्द इस पर एक अध्यादेश लाया जाए, एक ऑर्डिनेंस लाया जाए और ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस कानून को यथावत स्थिति में लाया जाए। पर बहरहाल वो उतनी शीघ्र गति से नहीं हुआ जितनी हम लोगों को अपेक्षा थी। इसी का परिणाम हम लोगों को देखने को मिला कि 2 अप्रैल को जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग सड़कों पर उतरे, एक आक्रोश देखने को मिला, आगजनी, जानो माल को नुकसान हुआ उसमें। पर मुझे खुशी है कि उसके बाद मैंने ही एक प्रमुखता से एक प्रेस वार्ता की थी और उसमें मैंने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऑर्डिनेंस के माध्यम से हो, या क्योंकि उस वक्त सदन चल रहा था, पार्लियामेंट फंक्शन कर रहा था, एक बिल के माध्यम से इसको यथावत स्थिति में लाया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र की सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने हमारी पार्टी की इस मांग को सम्मान दिया और बिल के माध्यम से इस कानून को यथावत स्थिति में लाया गया। एक नागरिक होने के नाते क्या आपको लगता है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग भी होता रहा? देखिए, मेरे संज्ञान में नहीं है, बट डेफिनेटली, क्योंकि गाहे बगाहे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। बट अगर आप वो प्रतिशत देखें, मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली जितना उत्पीड़न दलित समाज के लोगों पर होता है और आज़ादी के 70 साल के बाद भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए इस कानून की सख्त आवश्यकता। और इस कानून में जो आप 47 प्रावधान देखेंगे, जो 47 एट्रोसिटीज़ हैं, इससे पहले 22 एट्रोसिटीज़ थी और हमारी आज की सरकार ने इसको बढ़ाकर 47 एट्रोसिटीज़ इसमें टोटल की गई हैं। अगर आप उन एट्रोसिटीज़ को देखेंगे तो वो ऐसी सार्वजनिक एट्रोसिटीज़ हैं कि जिसका दुरुपयोग होना थोड़ा सा कठिन है। अब जैसे अगर आप किसी दलित युवक को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हैं, तो ये एक एट्रोसिटी, एक उत्पीड़न हम लोगों ने इसको माना। नहीं, आपके इन तमाम तर्कों से मैं सहमत हूँ। मेरा सवाल बहुत बुनियादी था। ये सही है कि अनुसूचित जाति जनजाति मुख्य धारा से काफ़ी पीछे रहे, इसलिए इस एक्ट को लाना भी था उनके प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इस एक्ट को ख़त्म नहीं किया जा रहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऑब्जर्वेशन के तहत, जब बहुत सारे केसेस आए कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो उन्होंने ये कहा था सिर्फ कि फौरी गिरफ्तारी पर आप रोक लगाइए, 1 सप्ताह का समय लीजिए, DSP रैंक के अधिकारी उसकी जांच कर ले कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सही मायने में वो आरोप सही है, तो फिर उनको आप गिरफ्तार कीजिए। तो क्या एक मौलिक अधिकार बाकी लोगों का नहीं है क्या? देखिए, अगर आप इसको, आज हम लोग क्या शहर में बैठे हुए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, पर जब आप इसको बॉयल डाउन करके जब आप गांव की परिस्थिति में लेके जाएंगे, एक गांव में रहने वाला एक दलित परिवार जिस डर के साए में जीता है, जिस उत्पीड़न के माहौल में जीता है, उसके लिए FIR तक जाकर कई केसेस हम लोगों ने देखे हैं जहां पर FIR तक लॉन्च नहीं होती। अगर अलग से SC/ST थाने बनाने की ज़रूरत पड़ी,
वो इसीलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि कई मामलों में केस तक दर्ज नहीं होते हैं, एफआईआर तक लॉन्च नहीं होती है। तमाम प्रावधान के बावजूद नहीं दर्ज होते हैं। दबंगता कई बार दूसरे समाज के लोगों की इस तरीके से देखी गई है कि उनके केसेस रजिस्टर नहीं होते, उनको उस तरीके से न्याय नहीं मिलता है। तो इसीलिए एक संवैधानिक परिधान था जिसकी वजह से ये रास्ता निकाला गया, जिसके आधार पर उनको एक संरक्षक के लिए इनके इस कानून का अधिकार दिया गया। ठीक कह रहे हैं कि उनके संरक्षण के लिए ही है ये, और होना भी चाहिए, क्योंकि किसी के साथ अन्याय ना हो, मकसद ये था। मकसद ये है कि यदि चिराग पासवान जी हैं, उनके साथ अन्याय ना हो, यदि मेरा नाम संजय मिश्र है तो मेरे साथ भी अन्याय ना हो। सही बात है। इस आज़ाद देश के नागरिक हम दोनों हैं, मौलिक अधिकार सिर्फ किसी एक का नहीं होता। देखिए संजय जी, इस बात को मैं ईमानदारी से बोलूँगा, देश में कोई भी कानून बनता है वो किसी जाति के विरोध में नहीं बनता, वो किसी समाज के विरोध में नहीं बनता, वो अपराध के विरोध, असामाजिक गतिविधि में लिप्त लोगों के विरोध में होता है। हर वो व्यक्ति जो सभ्य समाज में ईमानदारी से जी रहा है, उसको इस कानून से ना डरने की ज़रूरत है, उसको किसी भी कानून से डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून एक ही थोड़ी है, कानून तो आपका हत्या से लेकर, डकैती से लेकर, मर्डर से लेकर, बलात्कार से लेकर हर तरीके के कानून है। डॉरी जैसा इतना एक कठोर कानून हमारे समाज में बनाया गया, उसको लेकर भी लोग कहते हैं कि उसका भी दुरुपयोग होता है। संशोधन हुआ, 498 में संशोधन किया गया। महिलाओं को भी वो सुरक्षा का भाव मिलना जरूरी है जिनके लिए इस कानून का निर्माण किया गया। तो इसीलिए अगर इसमें किसी भी सभ्य समाज के व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं या इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के विरोध में। बहरहाल चलिए, एक पक्ष तो आपने बड़ी मजबूती से रखा और इसके आप पैरोकार भी रहे हैं। आप आरक्षण का आधार सिर्फ जाति मानते हैं या गरीबी मानते हैं? देखिए, मैं आधार दोनों मानता हूँ। अभी तक जिस तरीके से आरक्षण चल रहा है उसमें मैं किसी भी तरीके के बदलाव का पक्षधर नहीं हूँ। ये जिस तरीके से जातीयता के आधार पर आरक्षण चल रहा है, ये इसी तरीके से चलते रहना चाहिए। इसके कारण है, जैसा मैंने गिनाया, कि सिर्फ सामाजिक समानता इस समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों को आज भी सामाजिक समानता नहीं मिलती है। आज भी सिर्फ एक दलित युवक को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। आज भी सिर्फ गरीब समाज से आने वाले लोगों को, मेरा सवाल दूसरा था, जाति से आने वाले लोगों को ही नग्न कर उनका मुंह काला कर उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है। आप ठीक कह रहे हैं, मेरा सवाल दूसरा है। हैविंग सेड दैट, मैं दूसरे उस पर भी आ रहा हूँ। आर्थिक जो आपने आधार बनाया, हम लोग की पार्टी पक्षधर रही है इस बात की कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए। जो स्वर्ण जाति से आते हैं, जो उच्च जाति से आते हैं, उसमें जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको भी 15% आरक्षण उनको भी मिलना चाहिए। पर जो आरक्षण आज की तारीख में चल रहा है, इसको इसी तरीके से बरकरार रखते हुए संविधान में संशोधन की ज़रूरत हो, कानून बनाने की ज़रूरत हो। उसके आधार पर 15% आरक्षण आर्थिक आधार पर भी जो उच्च जाति के लोग हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, उनको भी मिलना चाहिए। आपकी इस बात के लिए आपको बहुत हार्दिक शुभकामना। लेकिन सवाल ये है कि इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग राय बन जाती है। जब गरीब सवर्णों की बात आती है और आर्थिक आधार की बात आती है तो कई ऐसे दल हैं जिनका रिजर्वेशन हो जाता है। क्या ये सर्वथा उचित है? देखिए, मुझे नहीं पता कि उनका रिजर्वेशन क्यों होता है और किस आधार पर होता है, उनको किस बात की आपत्ति है इस बात को लेकर। पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है कि उत्पीड़न जाति के आधार पर तो होता ही है, बट जो समाज का जो गरीब तबका है वो भी अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाता है। आज की तारीख में आप ये नहीं कह सकते कि स्वर्ण जाति से आने वाला हर व्यक्ति सक्षम है, स्वर्ण जाति से आने वाला हर व्यक्ति एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। आज भी उनके साथ भी उत्पीड़न होता है, उनको भी दबाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आते हैं। तो डेफिनेटली उनको भी पूरा अधिकार है कि वो मुख्य धारा के साथ जुड़ें, और इसीलिए हमारी पार्टी प्रमुखता से इस बात की मांग करती है। लेकिन इसके लिए अध्यादेश लाने के लिए दबाव क्यों नहीं डालते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग ईमानदार संविधान में संशोधन की बात क्यों नहीं करते हैं? हम लोगों ने बहुत जब संसद चल रहा होता है तो हम लोगों ने बहुत प्रमुखता से, और ये बात मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज ही की तारीख में, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट को लेकर इतनी चर्चाएं हुई और स्वर्ण जाति में इसको लेकर एक रिएक्शन देखने को मिला, इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी का गठन सन 2000 में हुआ था और 2000 से पार्टी के मैनिफेस्टो में निरंतर हम लोगों ने इस मांग को रखा है। हर समय पर हम लोगों ने सरकार के सामने भी यह आग्रह किया। आज पुनः हम लोग प्रमुखता से इस बात को हम लोग उठा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इसको भी एक आधार बनाया जाएगा। चर्चाएं शुरू है, हमारी आज की केंद्र की सरकार भी इसके ऊपर विचार कर रही है। मुझे लगता है आज नहीं तो कल ज़रूर इसके ऊपर भी कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय। लेकिन कोई अर्जेंसी नहीं है। अर्जेंसी तो देखिए हर चीज़ की है। समाज की अगर आप बात करें, हर इशू को एड्रेस करना अर्जेंट इशू है ही। मतलब कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिसको कि आप बोले कि अच्छा आज नहीं तो कल इसको कर लिया जाएगा। बट उम्मीद है सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। विश्वास है मुझे आज की सरकार पर, खास तौर पर हमारे आज के प्रधानमंत्री पर, जो कि 125 करोड़ देशवासियों की बात एक स्वर में करते हैं।
तो वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, इसीलिए मेरा विश्वास उन पर है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस फैसले को भी लिया जाए। अगला सत्र में ये उम्मीद कर सकते हैं कि गरीबी एक आधार बनेगा और मैं जरूर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं जरूर ये उम्मीद रखता हूँ और हम लोग जरूर इस बात को प्रमुखता अपनी पार्टी की ओर से आप अल्टीमेटम लेकिन देंगे नहीं इस मामले में? देखिए, जब ज़रूरत पड़ेगी, इसमें भी मैंने अल्टीमेटम मैंने तब तक नहीं दिया था जब तक मुझे विश्वास था कि ये कदम उठाए जाएंगे। अब मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने अल्टीमेटम कब आके दिया? जब हम लोग सितंबर के पास हम लोग पहुँचे, तो मैंने भी लंबे समय तक मैंने इंतज़ार किया कि सरकार इसके ऊपर सही कदम उठाएगी और सरकार को भी इतना समय देने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये कोई ओवरनाइट लेने वाले डिसीजन नहीं है, इसके ऊपर कई स्तर पर बैठकों की ज़रूरत है, कई राय मशवरों की ज़रूरत है, कई सुझावों की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि उचित समय पर सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। आप चूँकि केंद्र की भी राजनीति में सक्रिय हैं और राज्य की राजनीति में भी आप सक्रिय होने जा रहे हैं, जहाँ तक बिहार का सवाल है, महंगाई कोई मुद्दा है क्या? महंगाई डेफिनेटली मुद्दा है और किसी भी सरकार के लिए महंगाई ना सिर्फ एक मुद्दा है, मुद्दा तो खैर विपक्ष के लिए, बट किसी भी सरकार के लिए महंगाई सबसे बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आपके बोलने से पहले ही मैं इस बात को बहुत विनम्रता से कबूल करता हूं कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम आज की तारीख में बढ़ रहे हैं, ये हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए तमाम लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। हमारे खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी की बातचीत पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से हुई। मैंने खुद पार्टी की तरफ से मैंने इस मांग को मैंने रखा था सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे कि जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित किए जाएं, नहीं तो आने वाले समय में ये एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथों में जा सकता है। और इतिहास में भी हम लोगों ने देखा कि कई सरकारें महंगाई के मुद्दों पर ही वो सरकारें गई हैं। तो मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए तमाम हमारे नेता इस बात का अध्ययन कर रहे होंगे और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द दामों को नियंत्रित कर लिया जाए। अध्ययन कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत थी या वाकई चीज़ों को पहले स्मेल कर लेना चाहिए कि बाकी लोग करा रहे हैं? देखिए, मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ इस बात की जानकारी देने के लिए कि इस बात को पहले ही भाप लिया गया था, नहीं भाप लिया गया था, या क्यों इसको अभी तक नियंत्रित नहीं किया गया। पर हाँ, अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि हम लोग केंद्र सरकार में गठबंधन का हिस्सा हैं, हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से ज़रूर हम लोग प्रमुखता से इस मांग को हम लोगों ने रखा है जी, और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द दामों को कंट्रोल किया जाए। चलिए वापस चलते हैं, बिहार की ओर रुख करते हैं। आप एक नई पीढ़ी के नेता हैं। पासवान जी ने कई दशकों तक नेतृत्व दिया बिहार से केंद्र में। बिहार की राजनीति में आपको मौजूदा सरकार कैसी लग रही है? देखिए, हमारे आज के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, एक लंबा अनुभव उनका रहा है प्रदेश में। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 15 साल से प्रदेश का नेतृत्व किया है, प्रदेश की समस्याओं की जानकारी है, उससे निपटने के तमाम समाधान उनके पास हैं। तो उनका एक अपना अनुभव रहा है और वो ऐसे दौर में एक जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे जब 90 के दशक को हम लोगों ने देखा था, जब लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती सब अपनी चरम सीमा पर थे। वो उस जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नियंत्रण उन्होंने अपराध पर पाया था। सुशासन बाबू के नाम से हमारी प्रदेश की जनता ने उन्हें सम्मानित किया था। मुझे लगता है आज की तारीख में भी वो उतनी ही मजबूती से काम कर रहे हैं। बीच में एक दौर ऐसा आया था जब महागठबंधन के साथ नीतीश जी ने सरकार बनाई थी, लालू जी के साथ वो वापस गए थे। उस दौर में हम लोगों ने फिर से देखा कि अपराध वापस मुख्य धारा पे आता हुआ हम लोगों को दिखा। पुनः जब वो एनडीए में वापस आए हैं, नियंत्रण करने का पूरी तरीके से प्रयास हो रहा है। मैं इस बात को ईमानदारी से मैं कहूँगा कि आज की तारीख में जिस तरीके से प्रदेश में अपराध हो रहे हैं वो हम लोग के लिए चिंता का विषय ज़रूर है और इसीलिए हम लोग भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधों पर नियंत्रण पाया जाए और कठोर से कठोर सजाएं दी जाए ताकि अपराधी भविष्य में इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले घबराएं। पर पुनः मेरा विश्वास है मुख्यमंत्री पर कि उस वक्त जिस तरीके से जंगल राज से वो हमारे प्रदेश को निकाल कर लाए थे, तो आज भी अपराध पर नियंत्रण पाने में, और क्योंकि वो गृह मंत्री भी हमारे प्रदेश के, पूरी तरीके से सक्षम है। मुझे लगता है आने वाले समय में पुनः हम लोग उस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा जिस तरीके का माहौल हम लोग को 2004 के बाद देखने को मिला जब वो एनडीए के साथ गठबंधन में थे। आप नीतीश कुमार की तुलना नीतीश कुमार से यदि करें तो आज 2018 है, तब 2005 था। 2005 से 2018 के बीच इन 13 वर्षों में नीतीश कुमार कितने ऊंचे पायदान से कहां पर आकर आज खड़े हैं? देखिए, मुझे लगता है अगर आप उनका इंडिविजुअल ग्रोथ देखें या उनका एज अ मुख्यमंत्री आप हमारे प्रदेश में आप ग्रोथ देखें तो कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो उन्होंने हमारे प्रदेश को उन्होंने दी हैं। आज अगर हमारा प्रदेश सामाजिक और आर्थिक तौर पर
कुछ सक्षम बन पाया है। क्या? तो उसका पूरा का पूरा श्रेय उन्हीं को देना चाहिए। जिस तरीके से आज प्रदेश में विभिन्न योजनाएं हो, विद्युतीकरण की योजनाएं हो, या जिस तरीके से सामाजिक समरसता की बात हो, हर स्तर पर मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी सफल रहे हैं। आज जैसा हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि डबल इंजन की जब सरकार होगी तो प्रदेश को ज़्यादा लाभ मिलेगा। पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हो डबल इंजन का लाभ भी हमारे प्रदेश को मिल रहा है। केंद्र की कई ऐसी योजनाएं हैं राज्य सरकार के तालमेल के साथ जो कि धरातल आपको लगता है को दिख रही हैं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार उतने ही सक्षम हैं जितने सक्षम 2005 से 2010 के बीच थे? बिल्कुल, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर आपने बड़ी चिंता जताई थी, बड़ी बेबाकी से, और तब भी आज भी मुखिया वही है। देखिए, प्रदेश में एक भी अपराध हो, वो किसी भी सरकार के लिए और किसी भी सरकार के मुखिया के लिए वो चिंता का विषय होना चाहिए। विश्वास मेरा नेता की नीयत को लेकर आता है। आज की तारीख में मुझे हमारे मुख्यमंत्री जी की नीयत पर भरोसा है कि वो ईमानदारी से कभी नहीं चाहेंगे कि उनके शासनकाल में कोई इस तरीके का अपराध हो। जो विश्वास मुझे पूर्व के मुख्यमंत्रियों में नहीं था, जब तक लालू जी मुख्यमंत्री थे या उनकी अर्धांगिनी मुख्यमंत्री थी, ये विश्वास मुझे उस वक्त के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने कभी नहीं दिया। फिर हो क्यों नहीं रहा है? पर आज के मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि बीच में जब एक दौर ऐसा था, महागठबंधन की सरकार आई थी, पुनः अपराधियों का मनोबल उसमें बढ़ा था, पुनः राजद के तमाम नेताओं का संरक्षण उन लोगों को मिलने लगा था। पर मुझे लगता है जल्द से जल्द ये भी नियंत्रित कर लिया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का बयान आपने सुना है, जो अपराधियों से आग्रह कर रहे हैं कि पितृपक्ष में अपराध न करें। जिस सरकार को आग्रह करने की ज़रूरत पड़ने लगे, वो सरकार कितनी मजबूत है? देखिए, मुझे लगता है इस बात को थोड़ा सा ज़्यादा तूल दिया गया है। जिस सम्मेलन में, जिस सभा में उन्होंने इस बातों को कहा, अपनी बातों के दौरान उन्होंने सिर्फ एक कहने के तरीके में उन्होंने इस बात का आग्रह किया। ज़रूर उस बात को दूसरे दृष्टिकोण से देखा गया। ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हो गई और सरकार पूरी तरीके से असहज हो गई है या सक्षम नहीं रही अपराध को नियंत्रित करने में, इसीलिए अब हमारे उप मुख्यमंत्री को हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करना पड़ा। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं इसमें कहीं से भी उलटफेर हो सकता है टेलीविजन में? नहीं, देखिए, उलटफेर नहीं, बट जो एक वाक्य उन्होंने बोला ना, उसका परिप्रेक्ष्य सुनाया गया। मैंने भी नहीं सुना कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इन बातों को कहा। इससे पहले वो क्या ऐसी बातें कह रहे थे जो कहते किसी भी परिप्रेक्ष्य में अपराधियों से सरकार आग्रह करेगी क्या? नहीं, आग्रह नहीं करेगी, बट साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति अपनाई जाती हैं जब आप सरकार चलाते हैं। तो जब आप साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति आप अपनाते हैं, तो नीति का अगर आप इसको हिस्सा भी माने तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं गलत है। पर पूरी तरीके से मुझे लगता है हमारी राज्य सरकार सक्षम है अपराध से और अपराधियों से निपटने के लिए। उसमें कहीं सरकार में कोई कमी हो, ऐसा मैं नहीं मानता। गठबंधन वर्सेस महागठबंधन, गठबंधन बनाम महागठबंधन, गाहे बगाहे आपकी पार्टी की चर्चा महागठबंधन की ओर भी जाने लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? मैं सिरे से इस बात को खारिज करता हूँ। अगर कोई भी ऐसी चर्चा है तो वो सिर्फ भ्रमित करने के लिए की जा रही है, सिर्फ फेक र्यूमर्स हैं। मैं पूरी तरीके से, और इस बात को मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूँ, संसदीय बोर्ड का, लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को कहता हूँ कि महागठबंधन के साथ जाने का लोक जनशक्ति पार्टी ना सोच रही है, ना ये कोई विकल्प है। रघुवंश प्रसाद सिंह कहते हैं कि जीतन राम मांझी के बारे में भी पहले लोग यही कहा। उनकी बातों का क्या आधार है, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, मेरी समझ के परे कि रघुवंश जी किस आधार पर ये सारी बातें बोलते हैं। 2014 में भी वो इसी तरीके के बयान देते थे कि लोक जनशक्ति पार्टी को 2.5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। 2.5 सीटों का आधार क्या बना था, ना उस वक्त मेरी समझ में आया, ना आज के उनके बयान मेरी समझ में आते हैं। वो कई बार बयान देते कि भैया उनकी पार्टी की पूरी चर्चाएं हो गई हैं, सिर्फ उनके परिवार के सदस्यों को कौन सी सीट दी जाए, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। मैं पूरी प्रमुखता से, विश्वास और अथॉरिटी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि हमारी कोई बातचीत महागठबंधन के किसी भी नेता के साथ। एलजेपी की इन दिनों कुछ ज़्यादा नज़दीकियाँ नीतीश कुमार जी के साथ हो गई है, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ खास वजह है क्या? देखिए, वजह कोई नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी और बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक लंबे समय से व्यक्तिगत तौर पर भी दोनों मित्र रहे हैं। दोनों ने एक साथ एक कैबिनेट में काम किया है, एक प्रदेश से दोनों आते हैं, तो व्यक्तिगत संबंध दोनों के बहुत अच्छे हैं। वो तो पहले भी अच्छे थे, लेकिन नज़दीकियों की चर्चा तो इन दिनों ज़्यादा नहीं, नज़दीकियों की चर्चा इसलिए ज़्यादा कि वापस पुनः हम दोनों एक ही गठबंधन में हैं, तो इसीलिए अब औपचारिक तौर पर मुलाकातें ज़्यादा होती हैं। उस वक्त से व्यक्तिगत तौर की मुलाकातें होती थी, अब राजनीतिक चर्चाओं को भी लेकर ज़्यादा बातें होती हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत है
कि गठबंधन में सब अच्छा चल रहा है। गठबंधन में जब दरारें दिखती हैं उस बात को भी बहुत प्रमुखता से उठाया जाता है। तो मुझे लगता है ये एक शुभ संकेत है कि हमारा एनडीए का गठबंधन पूरी मजबूती से एक साथ तमाम सहयोगी दल एक साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब आप चावल खा रहे हो ना, अचानक से आपके दोनों दांतों के बीच एक कंकड़ चुभने लगे तो तकलीफ होती है। जब सब कुछ अच्छा है तो आरएलएसपी के नेता खुलकर बहुत सारे बयान दे रहे हैं, क्यों? देखिए, मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ उस पर टिप्पणी करने के लिए। उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। मुझे लगता है हर नेता सक्षम है और उनको ये अधिकार है कि वो अपनी पार्टी के सही बुरे के लिए वो अपना खुद निर्णय लें। मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ और मुझे सही में पता भी नहीं है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है या उनकी पार्टी कोई नई रणनीति बनाने की सोच रही है या किसी ऑल्टरनेटिव अलायंस के बारे में चर्चा कर रही है, नहीं कर रही है। मुझे आज की तारीख में इतना पता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे गठबंधन का हिस्सा हैं और पूरा सम्मान उस नाते उनको दिया जा रहा है। आने वाले समय में परिस्थितियां क्या रहेंगी, पूरा सम्मान यदि मिल रहा होता तो फिर उनको ये बयान इस तरह के देने की क्यों आवश्यकता पड़ती है कि समझौता सम्मानजनक ही स्थिति में होगा, वरना आप अनुमान लगा सकते हैं। नहीं तो इसमें कहाँ गलत कह रहे हैं? कोई भी समझौता सम्मानजनक स्थिति में होना चाहिए। 1+1 पे ऐसी भी चर्चा हो रही है कि 1+1 पे उनको समझाया जा रहा है, मनाया जा रहा है, जिस पर वो राजी नहीं है। देखिए, मुझे नहीं पता क्योंकि अभी गठबंधन के भीतर इस बात को लेकर चर्चा हम लोग की पार्टी के साथ हाल फिलहाल के दिनों में ही होनी शुरू हुई है। तो ये चर्चाएं कहाँ तक पहुँची हैं, नहीं पहुँची है, जब तक गठबंधन के भीतर ये सारी बातें नहीं हो जाए मुझे नहीं लगता कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे इसको डिस्कस किया जाना चाहिए। और मुझे ईमानदारी से नहीं पता कि उनके दल के साथ क्या बातचीत हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी वाकई रहेंगे एनडीए का हिस्सा बनकर, जिस तरह के लक्षण सामने दिख रहे हैं? मैं एज एन अलाई ज़रूर चाहूँगा कि वो रहें। एलजेपी कितना अपना सोच रही है कि अधिकार क्षेत्र है, जहां तक सीटों को लेकर यदि हम बात करें, आप डिक्लेयर मत कीजिए संख्या, पर आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी को सम्मानजनक स्थिति में कितना आंका जाए जहां जाकर आप सम्मानित महसूस करें? तो अगर मैं सम्मानजनक स्थिति की परिस्थितियां बता दूं तो मैं आंकड़े खोलूंगा आपके सामने, पर जैसा मैंने कहा कि गठबंधन धर्म की मर्यादा को मैं तोड़ूंगा क्योंकि बातचीत चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि उचित है कि अभी इसको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें। एक राउंड की बैठक हो चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाले महीने भर के भीतर कहीं ना कहीं हम लोग इसको ओपन करने, इस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे इसको डिक्लेयर करने की हम लोग परिस्थिति में आ जाएंगे, पर आज कुछ भी कहना उचित नहीं रहेगा। मतलब फिलहाल तो आपके 6 सांसद हैं इस सरकार में, संख्या इतनी तो रहनी ही चाहिए। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का 2014 में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। 7 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े, 6 सीटें हम लोग जीते। हम लोग का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा। लोक जनशक्ति पार्टी का कैडर एकजुटता के साथ, किसी भी अलायंस में हम लोग रहे वहाँ पर एकजुटता के साथ हमारा कैडर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जाता है। तो हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहा। 6 हमारे सिटिंग सांसद हैं। तो डेफिनेटली जो भी समझौता होगा या जो भी गठबंधन होगा सम्मानजनक परिस्थितियों में तो होना ही है। यानी बिहार जानना चाहता है कि भाई 6 से नीचे तो सम्मानजनक स्थिति नहीं है। 6 से नीचे की कहीं बात भी नहीं है संजय जी। 6 से नीचे की बात क्यों होगी? सिटिंग है हमारे 6 से ऊपर पर ही दावा होगा। ऐसे में आरएलएसपी का दावा क्या गलत है कि 3 तो उनके अपने पिछली बार जब वो शैशव अवस्था में थे। हर राजनीतिक दल पूरी तरीके से सक्षम है और उनका पूरा अधिकार है अपने दल की बातों को सही प्लेटफॉर्म पे रखें। सदियों से जिन घरों में अंधेरा छाया हुआ था वहाँ चिराग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। जमुई चलते हैं, क्या हाल है आपके इलाके का? मुझे लगता है 2014 से अभी तक काफ़ी बेहतर हुआ है। जितनी मेरी क्षमता में था उतना मैंने ज़रूर प्रयास किया अपने क्षेत्र में विकास करने का। चौमुखी कोशिश रही मेरी। हर एक क्षेत्र को अलग अलग मैंने पकड़ा, भले वो सड़कों के निर्माण से लेकर हो या हर गांव में बिजली पहुंचाने। मुझे खुशी है कि सबसे पहले मैं इसी लक्ष्य को लेकर चला था कि अपने कार्यकाल में रहते रहते मैं 100% गांव में बिजली पहुंचा दूंगा और आज की तारीख में मेरा लक्ष्य पूरा है, संपूर्ण है। 100% गाँव में मेरे जमुई के बिजली है। बाकी हर घर में बिजली पहुँचे ये भी मेरा लक्ष्य है। इसको भी जल्द से जल्द मैं पूरा कर लूँगा। कई सड़कों की योजनाएं हैं। अभी हाल ही में मैं 31 सड़कों का शिलान्यास भी कर आया हूँ, लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़कें बननी है। ये तो खैर रही मूलभूत ज़रूरतों की बात, पर कुछ बड़ी योजनाएं जो हमारे क्षेत्र से एकदम अछूती थी,
मुझे ताज्जुब हुआ कि 25 साल हो गए जमुई को ज़िला बने हुए, पर आज तक वहाँ पर एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। मुझे खुशी है कि मैं पहला केंद्रीय विद्यालय अपने शहर जमुई से को दे 40 पाया। किलोमीटर दूर। देखिए उस वक्त ज़मीन को लेकर एक बहुत बड़ा वाद विवाद और उठा एक था। बड़ा मुद्दा है लोगों की नाराजगी का। नहीं, नाराज़गी का कोई मुद्दा नहीं है, पहला कम से कम केंद्रीय विद्यालय मिला। मैं ज़रूर चाहता था कि जमुई में ये खुले उस वक्त, क्योंकि राज्य सरकार का सहयोग हम लोगों को नहीं मिलता था। महागठबंधन की इसके लिए सरकार बहुत थी। बधाई आपको, सही में एक केंद्रीय विद्यालय खुला वहाँ पे, बहुत बधाई। 70% नक्सल प्रभावित इलाका है और शहर से 40 किलोमीटर दूर यदि केंद्रीय विद्यालय हैं तो अभिभावकों का मानना है कि हमारे बच्चे कैसे जाएंगे वहाँ पढ़ने के लिए, कितने सुरक्षित। देखिए मुझे कम से कम संतुष्टि इस बात की कि एक शुरुआत हुई। जहाँ बिल्कुल नहीं था, जहाँ आपको दूसरे ज़िलों में जाना पड़ता था, कम से कम अपने ज़िले में। देखिए मेरे लिए तो पूरा जमुई एक बराबर है। ना मैं झाझा को अलग समझूंगा, ना मैं सिकंदरा को अलग समझूंगा, ना मैं चकाई को अलग समझूंगा, ना मैं जमुई को अलग समझूंगा। मेरे लिए पूरी जमुई लोकसभा एक है, जहाँ पे शेखपुरा और तारापुर भी जुड़ता है जी। बट रेलवे की ज़मीन पर वो खुला क्योंकि राज्य सरकार का सहयोग नहीं था, केंद्र सरकार ने ज़मीन दी, रेलवे की ज़मीन पर खोला, इसीलिए झाझा में रेलवे की काफ़ी ज़मीन थी। पहला केंद्रीय विद्यालय गया। खुशी है मुझे इस बात की कि पहला मेडिकल कॉलेज भी। प्रदेश भर में से 5 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की योजना थी जिससे जाने थे। तमाम ज़िलों ने और तमाम लोगों ने और प्रयास किया कि उनके ज़िले में चला जाए। मुझे खुशी है कि मेडिकल कॉलेज मैं अपने क्षेत्र में ले जाने के लिए मैं सक्षम रहा। कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस जर्जर हालत में जमुई का रेलवे स्टेशन था, मुझे खुशी है कि 8 करोड़ की लागत से जमुई का पूरा रेलवे स्टेशन एक नए स्वरूप में दिखने को मिलेगा। उस पर निर्माण कार्य ऑलरेडी शुरू है। तमाम सुख सुविधाओं से लैस, पूरे सौंदर्यीकरण से लैस वो एक मॉडल रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित होने जा रहा है। 6 करोड़ की एक और योजना जो कि बगल में ही झाझा का रेलवे स्टेशन है, फुट ओवर ब्रिज और सर्कुलेटिंग एरिया का वहाँ पर निर्माण हो रहा है। इंडोर स्टेडियम, खेलकूद से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इंडोर स्टेडियम अपने जमुई में देने के लिए मैं सक्षम रहा। बहुत जल्द उस पर भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको धरातल पर उतारने के लिए, बिसाइड्स जो मैंने कहा कि मूलभूत ज़रूरतों के अभाव को पूरा करना, सांसद निधि के माध्यम से तमाम तरीके के सामुदायिक भवन हो या स्ट्रीट लाइट्स हो या चापाकल हो, वो तमाम बातें एक तरफ हैं। बट ये कुछ ऐसी बड़ी उपलब्धियां हैं जो मैं अपने क्षेत्र में ले जाने के लिए मैं कामयाब रहा। आपने कहा कि सभी गाँवों में 100% बिजली पहुँच गई, पर कई गाँव में बिजली नहीं पहुँची। नहीं, देखिए अभी मैं लास्ट वीक की दिशा की बैठक करके आया हूँ जी। अगर कोई ऐसी जानकारी आपके पास है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके माध्यम से आप मुझे उन गाँव के आप मुझे नाम बताएं। बट जो अभी पिछली रिव्यू बैठक, और जो कि मैं ठीक 1 हफ्ते पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 19 तारीख को मैंने वो बैठक की थी। संख्या थोड़ी ज़्यादा है, नाम मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आपके प्रयास अच्छे हैं, पर कई गाँव में अभी बिजली नहीं पहुँची है। आप ज़रा पता लगा लीजिएगा अपने स्तर से। क्योंकि आप, हाँ, मेरे पास भी गांव का डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास ये जानकारी वहीं से आई है कि वहाँ अभी भी कई गांव में बिजली नहीं पहुँची है। आपने दावा ये मैंने भी किया कहा कि अगर देखिए इस बात को मैं थोड़ा ज़्यादा प्रमुखता से मैं इस बात को नहीं मानूंगा जी। क्योंकि मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और जब मैं गाँव का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गाँव का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें टोले भी जोड़ रहा हूँ कि टोलों तक बिजली पहुँची है। ऐसे पॉकेट जहाँ पे कि 20 घर हैं, 40 घर हैं, मैं वहां तक की भी मैं बात इस मुद्दे को यहीं तक रहने देते हैं, आगे चलते पर मैं जरूर चाहूंगा कि आप मुझे गांव के नाम बताएं। 70% इलाका नक्सल प्रभावित है, ये तो आप मानते हैं जी। अभी भी प्रभावित है, क्यों? देखिए कुछ सामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जिनको आप मुख्य धारा के साथ जुड़ने का अवसर भी दें, पर क्योंकि वो अपनी गतिविधियों में अब इतने ज़्यादा लिप्त हो गए हैं कि वो चाह कर भी वो मुख्य धारा के साथ अब नहीं जुड़ना चाहते। हमारी केंद्र की सरकार, राज्य सरकारों ने कई बार इस बार का प्रयास किया कि वो मुख्य धारा के साथ जुड़ें, पर क्योंकि वो अपनी आपराधिक गतिविधियों में इतने ज़्यादा लिप्त हो गए कि नहीं जुड़ना चाहते हैं। और उस पर सरकार ने कई बार कठोर कदम भी उठाए हैं। नक्सल प्रभावित जितने इलाके हैं उसके लिए हमारी केंद्र की सरकार भी पूरी तरीके से सहज है। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इस विषय को की चिंता वो खुद जाहिर कर चुके हैं। पर मुझे लगता है कि अभी इसमें कुछ समय लगेगा उनको मुख्यधारा के साथ जोड़ने में, कठोर माध्यम हो या उनको समझाने के तौर पर हो। मुझे लगता है हमारी केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरीके से सक्षम है। जमुई में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं सांसद के तौर पर। एक आपने वादा किया था कुंड जलाशय योजना को पूरा करने का, बरनार जलाशय योजना, कुंड घाट जलाशय योजना एक वो भी था, पूरा नहीं हो पाया, क्यों? देखिए अगर सही समझ रहा हूँ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बरनार जलाशय योजना चकाई में से जुड़ी हुई और एक बड़े क्षेत्रफल को प्रभावित करने वाली एक बड़ी जलाशय योजना है। और पिछले 40 वर्ष से
इस योजना के ऊपर सिर्फ राजनीति हुई है। जब पहली बार आज से 3 साल पहले जब मैंने इस योजना की जानकारी ली तो मुझे ताज्जुब हुआ कि लास्ट टाइम इसका डीपीआर जो बना था वो 80 के दशक में बना था। उसके बाद तमाम सांसद आए, तमाम विधायक आए, उन्होंने इस योजना के ऊपर सिर्फ उन्होंने राजनीति की धरातल पर कोई इस योजना को नहीं उतार पाया। पहली बार इसका डीपीआर बनाने के लिए मैं सक्षम रहा। जिले के माध्यम से उसको राज्य सरकार के पास भेजा जा चुका है, प्रोसेस में है। जैसे ही वहाँ से इसका फाइनल वो होता है केंद्र के पास, जैसे ही ये मैटर आएगा तो यहाँ से भी इसको पुश किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले बहुत ही जल्द समय में इस योजना को आप धरातल पर उतरते हुए देखेंगे। मैं खुद डीएम साहब के साथ गया था निरीक्षण स्थल पर, जहाँ पर इस योजना को धरातल पर उतरना, उस स्थान पर मैं और डीएम साहब हम दोनों इकट्ठे गए थे। वहाँ का हम लोग निरीक्षण करके आए और फाइनली इस बात का मुझे विश्वास है कि ये योजना अब धरातल पर उतरेगी, जो कि 40 साल से, 4 दशक से लंबे चल रही थी। एक सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र है, विकास की रोशनी वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाई? लोगों की शिकायत है ये। देखिए, सिकंदरा से भी जुड़ी हुई एक सिंचाई की एक योजना थी। उसमें लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि, जो कि उस क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्रफल को प्रभावित करती है, उस राशि का हम लोगों ने कराया, जिस पे निर्माण कार्य शुरू है। लछवाड़ करके एक इलाका है वहाँ पर, जो कि भगवान महावीर का जन्मस्थल माना जाता है। उस इलाके को विकसित करने के लिए जो राज्य सरकार का सहयोग और केंद्र सरकार का सहयोग मिला, उसके अलावा जैन समाज से आने वाले तमाम लोगों के मैं खुद डायरेक्ट संपर्क में आया। उस क्षेत्र के विकास के लिए, उसको सड़क मार्ग से जोड़ने से लेकर वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो और आसपास का जो एरिया है उसको व्यावसायिक क्षेत्रफल के तौर पर और एजुकेशनल हब के तौर पर उसको विकसित किया जाए। इसके लिए मैं तमाम जो ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं खुद डायरेक्ट उन लोगों के संपर्क में हूँ। तो अगर आप सिकंदरा की बात करें तो सिकंदरा में ये 2 बड़ी योजनाएं हैं। लछवाड़ का जब पूरी तरीके से विकास होगा, उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में वो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा और उस क्षेत्र के लोगों को व्यवसाय उससे मिलेगा। और दूसरी जो योजना मैंने कहा, कुंड की सिंचाई से जुड़ी हुई जो योजना थी, उसमें वो भी जब पूरी तरीके से पूरी हो जाएगी तो उससे भी क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। अच्छा, एक चर्चा ये भी होती है, आप जमुई का दौरा तो करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, पर आप सिमट जाते हैं शहर तक, ये ऐसा क्यों? मैं इस बात को, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात को स्वीकारूंगा कि क्षेत्र तक ही मैं कि मुख्यालय तक ही मैं सीमित रहता हूं। आप पिछले मेरे 4 सालों में जितने भी आप मेरे भ्रमण के आप कार्यक्रम देखेंगे, मुझे लगता है शायद ही 153 पंचायतें हैं हमारे अंतर्गत। मुझे लगता है शायद ही अब कोई ऐसी पंचायत रही होगी जो अछूती रही हो, कुछ इक्का दुक्का छोड़कर, जो कि मुझे लगता है चुनाव आते आते तक वहाँ का भी कार्य पूरा हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि भ्रमण के दौरान मेरी तरफ से मेरे संज्ञान में कोई ऐसी बात आई हो और मैं वहाँ पर नहीं गया हूँ, ये संभव नहीं है। संज्ञान में नहीं हो तब जानकारी के अभाव में अगर ऐसा कुछ हो गया हो तो उसके लिए मैं ज़रूर क्षमा चाहूँगा। एक चर्चा ये भी होती है, संभव है वो अफवाह ही हो, कि ये भी संभव है कि अगला चुनाव आप जमुई की जगह कहीं और से लड़े, ऐसा क्यों? ये पूरी तरीके से अफवाह है। गाहे बगाए मुझे भी सुनने को मिला है कि कुछ लोग इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं कि मैं जमुई से इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा और अपना संसदीय क्षेत्र शायद मैं बदलूंगा। पर इस बात को मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूं। बहरहाल गठबंधन में चर्चा का विषय है, मुझे इस तरीके से सार्वजनिक अपनी दावेदारी नहीं करनी चाहिए, पर मुझे विश्वास है कि गठबंधन के साथी भी का भी मुझे इसमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि पिछले 5 साल में, और मतलब 4 साल हुए, 5 साल आते आते तक क्योंकि क्षेत्र में मैंने इतना काम किया है, वो एक आधार बनना चाहिए कि मुझे पुनः उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने मैं ऑलरेडी इस बात का आग्रह कर चुका हूं कि मैं पुनः जमुई से चुनाव लड़ूंगा और अपनी तरफ से मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को कहता हूं कि अगला 2019 का चुनाव भी मैं जमुई से ही लड़ूंगा। ये बताइए कि आप एक नई पीढ़ी के नेता हैं, आपके पिताजी ने लगभग 4 दशक हो गए उनकी राजनीति करते करते, पार्टी का जनाधार बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाया, क्योंकि ये एक चर्चा होती रहती है कि आप एक कास्ट पॉलिटिक्स को ही रिप्रेजेंट करते रह गए। क्या चिराग पासवान का विज़न कहीं दूर भी जाता है? देखिए, बिल्कुल दूर जाता है और मैं आज की तारीख का पढ़ा लिखा युवा हूँ। मेरी लड़ाई सिर्फ जाति विशेष के लिए नहीं है। डेफिनेटली जिस वर्ग से या जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, उनकी आवाज़ों को बुलंदी से रखना मेरा उत्तरदायित्व भी बनता है, मेरा कर्तव्य भी है, उसको मैं करूँगा ही करूँगा। पर मेरी लड़ाई आज की तारीख में समाज के हर उस व्यक्ति से है जो आज़ादी के 70 साल के बाद भी
मूलभूत ज़रूरतों के अभाव से जूझ रहा है, जो ठीक है, आज भी वो आप करिए, लेकिन जिसको विजन की बात मैंने कही है। क्या आप आने वाले समय में यदि बिहार की राजनीति में अपनी धमक बनाना चाहते हैं तो क्या आपका रोड मैप होगा? क्या आप वाकई बिहार का चेहरा होने की कोशिश करेंगे या फिर सिमट जाएंगे आप एक पॉकेट में? देखिए, मैं जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, मैं चाहूँगा कि प्रदेश मेरा तरक्की करे, मेरे माध्यम से करे, मुझे ज़्यादा संतुष्टि होगी। किसी और के माध्यम से भी करता, उसमें मेरा पूरी तरीके से सहयोग और योगदान रहेगा। जैसा मैंने कहा कि मैं युवा हूँ और हमारी देश के और जिस प्रदेश की हम लोग बात करें, बिहार की अधिकांश आबादी युवाओं की है। तो लगभग 65% आबादी हमारे प्रदेश में ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम की है। तो ये एक बड़ी आबादी है। युवाओं को सही मार्ग पर लेके जाना, उनको सही मार्गदर्शन मिले, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। इसीलिए मैंने राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन की मैंने मांग भी की थी केंद्र सरकार से। मैं अभी भी प्रमुखता से उस मांग पर लगा हुआ हूँ कि ज़रूरी है देश में जिस तरीके से महिला आयोग है या अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है या पिछड़ा वर्ग आयोग है या अल्पसंख्यक आयोग है, देश में राष्ट्रीय युवा आयोग का भी गठन होना चाहिए, जो युवाओं से जुड़ी हुई तमाम तरीके की समस्या को समझे और ना सिर्फ समझे बल्कि उसका समाधान भी निकाल के दे। वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए जहां पर लोग अपनी समस्याओं के साथ जाएं, युवा अपनी समस्या के साथ जाए और उसका समाधान लेकर आए। और हमारा प्रदेश आज की तारीख में युवाओं से जुड़ी हुई तमाम तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है, भले वो रोजगार से लेकर हो, खिलाड़ियों की समस्या से लेकर हो, व्यवसाय की समस्या से लेकर हो। तो इस विजन के साथ, इस रोड मैप के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ज़रूरत है इसमें तमाम और लोगों को भी इस दिशा में काम करने की, जात पात धर्म मजहब से उठकर प्रदेश के विकास से सोचने की। कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के साथ विडंबना ये आ जाती है कि बनिस्बत बाकी प्रदेशों के जब चुनाव आते हैं तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं सेकेंडरी इशू हमारे प्रदेश में बन जाता है और उसका परिणाम हम लोगों ने देखा कि आज भी हमारा प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रेणी में नहीं जुड़ पाया। वो इसलिए बनता है क्योंकि आप पासवान की राजनीति करेंगे, कोई यादव की राजनीति करेंगे, कोई मुसलमान की राजनीति करेंगे, बिहार की राजनीति नहीं करते हैं लोग। इसीलिए देखिए, कम से कम मैं इस बात को जरूर बोलूंगा कि मैं किसी जात या धर्म विशेष की राजनीति मैं तो नहीं कर रहा हूँ। कोई नेता नहीं बोलता सर। सर्व समाज की राजनीति कर रहा हूँ और मैं हर उस वंचित और गरीब और असहाय वर्ग की मैं राजनीति, और राजनीति भी सही शब्द नहीं है, मैं उनके हितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और उनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये जागरूकता हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में भी आने की जरूरत है कि जब चुनाव आए तो आप सिर्फ जातीयता के आधार पर आप अपने नेता कोई एक चेहरा बता दीजिए कि सभी जाति वर्ग और धर्म का एक चेहरा हो बिहार की राजनीति में। कोई एक व्यक्ति बता दीजिए आप जिनको लोग सभी वोट देते हों। मैं ज़रूर आने वाले समय में बनना चाहूँगा। उसके लिए विजन होना जरूरी है ना। जैसा मैंने बताया, विजन के साथ मैं तैयार हूँ। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ एक युवा पीढ़ी तेजस्वी यादव भी है, लालू जी के उत्तराधिकारी के तौर पर वो मौजूद है, फ्रंट फुट पे खेल भी रहे हैं वो, और आज महागठबंधन को बिहार में वो लीड भी कर रहे हैं। जब चिराग पासवान का नाम आता है तो क्यों नहीं ऐसा लीडरशिप दिखता है लोगों को? क्योंकि हमारे गठबंधन में अभी और ऐसे वरिष्ठ नेता हैं। हमारा गठबंधन की ऐसी मजबूरी नहीं है कि उनके वरिष्ठ नेता किसी कारणवश जेल में हो या किसी और वजह से वो सामने नहीं आ पाए। हमारे गठबंधन में और हमारे दल में, मैं अपने भी दल की बात करूं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पर मौजूद हैं। गठबंधन की बात करूं तो प्रदेश में हमारा नेतृत्व तो हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी कर रहे हैं, देश भर की मैं बात करूं तो हमारा नेतृत्व तो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो वरिष्ठ नेता हैं, जब मौका, जब अवसर होगा या जब उचित समय आएगा तो वो भूमिका मैं भी निभाने को तैयार हूँ। पार्टी चाहेगी, गठबंधन चाहेगा तो क्यों नहीं। आपका बहुत धन्यवाद और आपकी राजनीति के लिए आपको बहुत शुभकामना और खास मुलाकात में वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय, थैंक यू। ये चिराग पासवान, अनुभव बेशक कम हो पर सोचते अच्छा है। कुछ मुद्दों पर बेबाक रहे, कुछ मुद्दों पर जरूर उन्होंने बचाव किया। लंबा चलना है, इसलिए बहुत सारे सवाल अभी और भी आगे होंगे इनसे, क्योंकि राजनीति है, उसका कदम रुकता नहीं। फिलहाल खास मुलाकात में इतना ही। अगले हफ्ते एक और नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।